हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जून 2021 का छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। मैं हमेशा ही डेटा यानी इंफॉर्मेशन एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं ताकि पॉइंट्स अलग अलग नीट एंड क्लीन रहे, आप कंफ्यूज ना हो। और ऑप्शंस बहुत ही इजी हैं, सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं इसलिए ये ऑप्शंस इजी रखें। एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, तुहर सरकार तुहर द्वार छत्तीसगढ़ सुविधा का शुभारंभ 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का जो परिवहन विभाग है उसने ये सुविधा की है कि अगर आप कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या पुराने वाले को रिन्यू कराते हैं तो आपको बार बार वहां जाके लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलेंगे अभी तैयार नहीं हुआ कि 5 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। नहीं, आपने एड्रेस नोट करा दिया, बाद में वो 7 डेज के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे मिल जाएगा। इसे नाम दिया गया है तुहर सरकार तुहर द्वार सुविधा। अब इसको मैं जानबूझ के योजना या परियोजना नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता ये योजना की कैटेगरी में आता है। इस वजह से इसको सुविधा कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? 1 जून 2021 को। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो लोगों का टाइम बचेगा, बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिस में। इसके अलावा करप्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि आप जब मैनुअली जाते हैं तो वो जो ऑफिस का बंदा है, सभी के बारे में नहीं बोल रहा मैं, इसको अन्यथा ना लेना, वो बोलेगा कि ठीक है आप ना ले जाइए, आज ही, आपको परसों आने की जरूरत नहीं, थोड़ा इतना इतना हमें पे कर दीजिए। ये संभव है और करप्शन ऐसे ही होता है, तो उससे भी बचा जा सकेगा। स्पीड पोस्ट वहां से करना ही है, 7 डेज में तो करना ही है, तो उसको वो भी नहीं मिलेगा फिर। तो ये है इस सुविधा का नाम, तुहर सरकार तुहर द्वार। ये सुविधा हमारी सरकार ने शुरू की है और ये परिवहन विभाग ने शुरू की। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए परिवहन विभाग की 22 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंचा दी जाएंगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य सुविधाएं लोगों को घर तक प्राप्त होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस और उससे संबंधित जो अन्य सुविधाएं, टोटल 22 प्रकार की सुविधाएं हैं। तो तुहर सरकार तुहर द्वार ये एक सुविधा है। किसकी है? परिवहन विभाग की। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस या उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे पहुंचेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए और अन्य एग्जाम के लिए ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर मेंस में ये प्रश्न किसी प्रकार से आ जाता है कि तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप सिंपल स्टार्ट ऐसा करेंगे कि ये 1 जून 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। इसमें ये परिवहन विभाग की सुविधा है एक प्रकार से, और इसमें 22 प्रकार की जो सुविधाएं वो परिवहन विभाग देता है, घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से चीजें पहुंचा देता है। ये आप सब मेंशन कर देंगे। दूसरा पॉइंट भी वही है, सीजी तुहर सरकार तुहर द्वार के अंतर्गत नया ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकरण एवं संबंधित कार्य को इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त होंगे। यानी ये जो सुविधा है इससे नया ड्राइविंग लाइसेंस और पुराना ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे पहुंचेगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। ये है तुहर सरकार तुहर द्वार सुविधा। आई होप आप याद रखेंगे। स्टार्टिंग कब हुई? 1 जून 2021 को। परिवहन विभाग की 22 प्रकार की सुविधाएं, नया और पुराने लाइसेंस को रिन्यू करना, ये सारी चीजें इसमें है। अगला प्रश्न बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है, मुझे न्यूज में ये दिखा था इस वजह से मैंने नोट किया। तो इसका आंसर है अनवर ढेबर। इन्हें बनाया गया है छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं, इसलिए आगे बढ़ते। फिर ये तो न्यूज में छाई रही, इनके ऊपर तो प्रश्न आ सकता है, और अगर ये मेंस में भी आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी, कि हमारा छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स में कैसा कैसा, या फिर जो अदर एक्टिविटीज हैं, फिजिकल जो एक्टिविटीज जैसे दौड़ भाग, ये सारी चीजें, उसमें क्या परफॉर्म कर रहा है, तो आप अमिता का नाम डाल सकते हैं जो मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में बताया, नैना सिंह धाकड़ का नाम डाल सकते हैं, और जो भी पर्वतारोही हैं जो स्पोर्ट्स से संबंधित पर्सनालिटी हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे सुविधाएं दे रही, तो ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे, उन्होंने ये कारनामे किए। जैसे नैना सिंह धाकड़, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया,
तो ये आप मेंस में भी डाल सकते हैं, प्रीलिम्स में तो ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न बनता ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी लोथ से फतह कर लिए। इसके संबंध में कौन सा तथ्य है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली नैना प्रदेश की पहली महिला बन गई है। तो यह आपको पता होना चाहिए, प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, नैना सिंह धाकड़। ठीक है, और ये रहने वाली कहाँ की है, ये भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। जगदलपुर मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर एकटागुड़ा गांव की रहने वाली नैना सिंह करीब 10 साल से पर्वतारोहण में सक्रिय है। 10 साल में ये होता है, शॉर्टकट नहीं होता भाई, ध्यान रखिएगा। कभी भी ये ना सोचना कि प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फिर मेंस तो निकलता रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, आपको लंबा प्लान बनाना है। लंबा मीन्स कम से कम 1 साल का तो प्लान होना चाहिए, तभी आप इनमें कुछ कर सकते हैं। नहीं तो छोटा प्लान कुछ काम का वैसे मेरी नजर में नहीं होता है। तो 10 साल से पर्वतारोहण में सक्रिय हैं। सबसे ऊंची चोटी से दुनिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी उन्होंने दिया। किसने? नैना सिंह धाकड़ जी ने। वो वहां पर पहुंची, वहां उन्होंने तिरंगा लहराया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी उन्होंने वहां पर दिया। तो ये है नैना सिंह धाकड़ जी के बारे में। कहाँ की रहने वाली है वो? जगदलपुर जिले की। गांव का नाम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। अगला देखते हैं फिर SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ लिंग समानता सूची में देश भर में पहले स्थान पर है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि हम महिलाओं को जो ट्रीट करते हैं छत्तीसगढ़ में वो इक्वली ट्रीट करते हैं। पूरे भारत में इससे ज्यादा इक्वली कहीं भी ट्रीट नहीं किया जाता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लिंग समानता सूची मीन्स जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है हमारा नीति आयोग, और उसने 2020-21 जारी किया है SDG के अंतर्गत। SDG मीन्स क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें और भी बहुत सारी इंडेक्स वो लेके आते हैं, बट जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया वो हम बात करेंगे, और एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, और उसमें अच्छा बुरा जो भी किया होगा वो भी हम देखेंगे। तो इंडिया इंडेक्स SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में छत्तीसगढ़ लिंग समानता सूची में देश भर में पहले स्थान पर रहा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका कारण क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सखी वन स्टॉप योजना, नवा बिहान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का यह परिणाम है। हमारी सरकार काफी कोशिश कर रही है, इस वजह से जेंडर इक्वलिटी हमारे यहाँ पर बढ़ा है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 भी बनाया गया। छत्तीसगढ़ टोन ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 भी बनाया गया। जैसे कानूनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस वजह से जेंडर इक्वलिटी में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पहले नंबर पर आया है। याद रखना, आपको भूलना नहीं, ये परीक्षा में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। नीति आयोग ने राज्यों के सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर रिपोर्ट जारी की है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये SDG के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हम गोल बनाते हैं जिनको हम सस्टेन कर पाए, लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि कुछ दिन तो हमने डेवलपमेंट कर लिया और फिर बाद में वो रिसोर्स खत्म हो गया तो डेवलपमेंट भी खत्म हो गया। आपको एग्जांपल मैं देता हूं हमेशा ही, किसका? कोयले का। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे कोयले की, और उससे आपने डेवलपमेंट कर भी लिया कुछ दिन, तो कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर जब खत्म हो जाएगा तो आप फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? तो ये डेवलपमेंट सस्टेन करने जैसा है क्या? वो सस्टेन नहीं कर पाएगी हमारी इकोनॉमी, हमारा राज्य। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? जैसे आप सोलर एनर्जी यूज कर लो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य तो हमेशा रहेंगे, और सूर्य, फिर आप सोचेंगे सूर्य भी ना रहे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। ओके, सो इस रिपोर्ट में आयोग ने SDG को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आकलन 0 से 100 के मध्य किया है। 0 से 100 के मध्य उन्होंने मार्क्स दिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ को पिछली बार जितने मार्क्स मिले थे उससे 5 ज्यादा मिले इस बार। यानी इस बार हमें 61 मिले, और पिछले बार कितने मिले थे? 56, और इस बार 5 ज्यादा मिल गए तो 61 हो गए। और पिछली बार हमारी जो रैंक थी
वो कौन सी थी, 21st रैंक थी, और इस साल हमारी रैंक कितनी आ गई, 19, पूरे भारत में 19 नंबर पर। देखो, जबकि हमारे यहाँ रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं, इतने सारे मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कोयले की खदान है, भिलाई स्टील प्लांट है, क्या क्या नहीं है हमारे पास, फिर भी देखिए हमारी जो रैंक है 19 नंबर पर है। 5 अंकों के सुधार के साथ राज्य ने इस बार 61 अंक प्राप्त अर्जित किए। 1920 में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 21वां था, उसमें सुधार होकर अब 19वें स्थान पर पहुंच गया है तथा राज्य को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया। इसकी श्रेणियां बनी हुई है, डेवलपमेंट और परफॉर्मर। तो हमारे राज्य को किस में रखा गया, परफॉर्मर की कैटेगरी में, श्रेणी में रखा गया। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है, एसडीजी में 0 से 100 तक की मार्किंग की जाती है, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ को 61 मार्क्स मिले हैं। पिछली बार 56 मिले थे, 5 ज्यादा हो गए, पिछली बार वो 21st नंबर पर था, इस बार हमारा छत्तीसगढ़ 19th रैंक पर है। किसमें, एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की रिपोर्ट में। 2019-20 की बात है ये। आगे बात करते हैं। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है, बट न्यूज है, क्या कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा परफॉर्मर ग्रेडिंग इंडेक्स 19-20 में छत्तीसगढ़ 7वीं कैटेगरी में है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। कुल 10 कैटेगरी है इसमें, तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही खराब कैटेगरी में, स्कूली शिक्षा। और मैं ऐसा मानता हूं कि एजुकेशन पे अगर कोई राज्य या कोई देश खर्च करेगा, खासकर बेसिक एजुकेशन पे, तो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट निकलेंगे और बच्चे ही तो आगे चल के भविष्य बनेंगे। तो देखिए इसमें काफी हमारी हालत बेकार है। रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन के आधार पर पहली कैटेगरी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है। टोटल कैटेगरी में अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कैटेगरी, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें कोई सा भी राज्य नहीं है, जो कि उसमें जो स्पेसिफाइड है कि ये शिक्षा का स्तर होना चाहिए, कि ऐसे पुस्तकालय होना चाहिए या छात्र छात्राओं का अनुपात इतना होना चाहिए। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे गांव में एक ही टीचर है और पूरे स्कूल में एक ही टीचर है, और बच्चे कितने, 200 है, 300, क्या पढ़ाएगा। और पहले तो ऐसा होता था, देखा भी होगा आपने, कि पूरे गांव में एक ही टीचर होता था और पूरे गांव के बच्चे इससे डरते थे, पढ़ने वाले भी, ना पढ़ने वाले भी। ऐसा होता है, अभी भी कई गांवों में ऐसे ही है। सो रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में वो टीचर जिस रास्ते से निकल जाता था उधर से सब बच्चे भाग जाते थे। ओके, जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन के आधार पर पहली कैटेगरी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है, और दूसरी कैटेगरी में है कौन से, पंजाब, चंडीगढ़, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार शामिल है। ये दूसरी कैटेगरी में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने सुधार किया। थोड़ा सा मुझे हंसी आती है, क्या कर सकते हैं हम, कोई मैं निराशावादी नहीं हूं, बट ये हमारा स्टैंडर्ड है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा में सुधार किया है, और ये ही 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोई सुधार नहीं किया। इनके उसमें क्या आया, खराबी आई है, इनका जो लेवल है वो कम हुआ है। यह इंडेक्स शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी गतिविधियों के 70 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें अध्ययन, पुस्तकालय, शिक्षक, छात्र शिक्षक अनुपात आदि शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य है। आप प्रीलिम्स में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ कौन सी कैटेगरी में, 7th में, या कोई और एग्जाम में आ जाए तो इसमें इतना ही फैक्चुअल प्रश्न बने। मेंस में आए तो आपको ये सारा लिखना होगा फिर, कि ऐसा आ जाए कि स्कूली शिक्षा का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्रोग्रेस चल रही। तो आप अगर करंट की ऐसी चीज को रिलेट कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू परफॉर्मर्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 क्या है हमारे पास, कि हमारी जो शिक्षा का लेवल है वो कम हुआ है, हम 7th कैटेगरी में, ये सारी अगर आप बता देंगे मेंस के पेपर में, डेफिनेटली इससे आपको वेटेज मिलेगा, मैं श्योर हूं इसके बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का विमोचन किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। पुस्तक का नाम क्या, बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, ये पुस्तक है। और ये पुस्तक किसने बनाई है, एक IFS ऑफिसर है, मुख्य वन संरक्षक हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के इस समय। IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जानते होंगे आप।
उनका नाम है श्रीमती संजीता गुप्ता जी। इनका नाम याद रखना है, जो पुस्तकें आती हैं वो परीक्षा में भी आ जाती है। पुस्तक का नाम क्या? बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें किसका वर्णन है? हमारे छत्तीसगढ़ की 170 प्रकार की जो तितलियां हैं उसका वर्णन इस पुस्तक में है, कि वो किधर पाई जाती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब के बारे में इसमें बताया गया। नाम क्या है? बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़। किसने लिखी है ये पुस्तक? श्रीमती संजीता गुप्ता जी ने, जो मुख्य वन संरक्षक हैं। और इसका उद्घाटन किसने, विमोचन किसने किया? तो हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इसका विमोचन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर यही लिखा है, पुस्तक में छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली तितलियों की 170 प्रजातियों का वर्णन है और पुस्तक की लेखिका मुख्य वन संरक्षक श्रीमती संजीता गुप्ता हैं, द्वारा पिछले 10 वर्षों से तितलियों का अध्ययन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। मैं फिर से बता दूं, परीक्षा में इतने इजी ऑप्शंस नहीं आने वाले, इतना इजी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, फिर ये एक अभ्यारण्य है। निम्न में से किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की जा रही है? इसके बारे में हमारा जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है उसमें एक पिटीशन भी दायर की है एक व्यक्ति ने, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसने इसको मंजूरी दे दी थी, बट इस सरकार ने फिर से उसमें थोड़ा सा उसको हटा दिया, इस वजह से इस पर पिटीशन दायर की गई। तो ये काफी न्यूज में था। तो इसका नाम है क्या? भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की जा रही है और इस वजह से एक पिटीशन भी हाई कोर्ट में फाइल की गई है, दायर की गई, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक और विवाद है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एक व्यक्ति है, उनका नाम है क्या? सियाराम साहू जी। सियाराम साहू। अब मैं आपको बता दूं, ये अफिलिएटेड थे बीजेपी से। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, फिर भी जो है वो मुझे बताना होगा। बीजेपी से अफिलिएटेड थे और इन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष, पिछली सरकार में। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने कहा कि आप तो दूसरी पार्टी के, जो भी रीजन रहा हो, मैं कोई पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करना चाहता और मुझे क्या लेना देना उससे, तो उन्होंने इनको हटा दिया कार्यकाल पूरा होने से पहले। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, पर इन्हें 3 वर्ष से पहले हटा दिया। और किन्हें नियुक्त किया इनकी जगह पर? थानेश्वर साहू जी को। अब वो थानेश्वर साहू जी को नियुक्त करने के बाद इन्हें काफी नाराज हुए, गुस्सा हुए सियाराम साहू, और ये चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि आप थानेश्वर साहू जी को हटाइए और वापस से सियाराम साहू जी को क्या बनाइए? आप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाइए। तो ये काफी विवादों में था, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सियाराम साहू को। अब थानेश्वर साहू की जगह सियाराम साहू को बना दिया। ठीक है, दोनों सियाराम साहू रहे, थानेश्वर साहू रहे, आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न देखिए। फिर हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसने कुछ आम की नई किस्में विकसित की है। अब कई बार आप सोच रहे हैं कि विकसित होती कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। उनको हाइब्रिड किया जाता है। हाइब्रिड कैसे है? आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखना आपको मिल जाएगा। ये पेड़ है, इसके एक मान लीजिए ब्रांच है, यहाँ से इसको थोड़ा सा काट देते हैं और दूसरा एक पेड़ है, उसको लाके इसमें लगा देते हैं और इसको पैक कर देते हैं। तो ये ना दोनों का हाइब्रिड आ जाता है इसमें और अच्छा आम तैयार होता है। इसको बोला जाता है विकसित करना। नहीं तो एक ही पेड़ चल रहा है, एक ही आम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जब भी हाइब्रिड होता है तो अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने आम की कुछ नई किस्में विकसित की और उनके नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा, फिर छत्तीसगढ़ राज, फिर छत्तीसगढ़ गौरव और फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी आम की किस्में हमारे छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं। नाम याद होना चाहिए, परीक्षा में आ सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस में आ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य हैं, स्वर्ण प्रभा, राज और गौरव। अगला प्रश्न देखिए। फिर मनरेगा में वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को, अब ये वन अधिकार पट्टाधारी परिवार क्या होते हैं? देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी काफी दिनों से रह रहे, तो हमारी सरकार ने कोशिश की कि इन्हें पट्टा दिया जाए। काफी दिनों से ये रह रहे, तो इन्हें क्या दिया जाए? वन अधिकार पट्टा। तो ये बीच में काफी न्यूज में भी था, क्योंकि कई जगह पर लोगों का ये देखा गया कि वो जंगल काट के और फिर वो उसका पट्टा लेने लगे, वो इलीगल तरीके से, ये भी देखने को आया।
तो वन अधिकार पट्टाधारी लोगों को सरकार मनरेगा के तहत क्या देती है? ऑब्वियसली 100 दिनों का रोजगार भी देती है। तो हमारा छत्तीसगढ़ इसमें टॉप पर है। पूरे भारत भर में जितने भी वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को रोजगार दिया जाता है उसमें से 44% हमारे छत्तीसगढ़ के परिवार होते हैं, वन अधिकार पट्टाधारी परिवार। याद रखना, ओवरऑल मनरेगा की बात नहीं है ये, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? वन अधिकार पट्टाधारी परिवार। वो कौन से हैं? इन्हें किसे कहा जाएगा? वो जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग जो घुमंतु होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, अगर उनके कब्जे में जमीन है कई सालों से तो सरकार उसका पट्टा देती है, उसे कहा जाता है वन अधिकार पट्टा। और वो परिवार को कहा जाता है वन अधिकार पट्टाधारी परिवार। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। तो उनमें से भी फिर उन्हें उनका मनरेगा का जॉब कार्ड भी बनता है। तो उनमें हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे परिवार हैं वन अधिकार पट्टाधारी परिवार। तो उनमें से अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 44% हमारे छत्तीसगढ़ से। तो बात करते हैं जिन्हें मनरेगा के तहत क्या दिया गया है, काम दिया गया। तो इसके पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष के शुरुआती 2 महीने अप्रैल मई में ही यहाँ वन अधिकार पट्टाधारी 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। 2 महीने में 100 दिनों का रोजगार दे दिया, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, जो भी है, राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिनों का रोजगार प्राप्त वन अधिकार पट्टाधारी कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44% है। और ये डेटा थोड़ा सा मुझे खास लगता है, हालांकि ये डेटा चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, इसलिए इसको आप ना ही याद करें तो भी ठीक है, क्योंकि ये 2 महीने बाद फिर चेंज होगा, फिर 4 महीने बाद फिर चेंज होगा। जब परीक्षा आती है उससे एन वक्त पहले ये डेटा अपडेट करके याद कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो प्रदेश में इस वर्ष अप्रैल और मई माह में मनरेगा श्रमिकों को 355 करोड़ 26 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। टोटल इतने का भुगतान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर चुकी है, सिर्फ अप्रैल और मई महीने में 355 करोड़ लगभग इतना। ओके, इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। ये डेटा मैं आपको याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जाम से पहले आप इसको अपडेट करके याद करके जाएंगे, क्योंकि ये वेरी होता रहता है, हर 2-4 महीने बाद इसका डेटा आता है, चेंज होता रहता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगेन, जय हिंद।